मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। आज के युग में यदि साहित्य खराब हो रहा था, उसका कहीं ना साहित्य हो चाहे संगीत हो, रचनाओं का गिरता स्तर ये बताता है कि लोगों ने अच्छा खाना बंद कर दिया। वो ज़माना जो था अगर दाल रोटी चटनी का था, तो आजकल चाउमीन बर्गर है। बिल्कुल। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं एकमात्र ऐसा गायक हूँ जिसने सबसे अधिक ऐसे भजन गाए हैं जिन भजनों से आपको जीवन में कुछ सीखने का अवसर मिलता है। मैं तो मंदिर गया पूजा रीति की, मैं तो मंदिर गया पूजा रीति की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। पुरुष मित्र हैं उनका तो हम जिक्र कर सकते हैं, महिला मित्रों का हम जिक्र नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसा प्रश्न है, तो इसका जवाब मैं केवल यही दूंगा कि कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर्फ पूजा के करने से क्या फायदा। क्रिकेट मेरा एक, मैं कहूँगा मेरा पहला प्यार है। हाँ, और जैसे बाकी इंसानों का विवाह होता है, मेरा भी एक साधारण इंसान की तरह विवाह हुआ। तो याद है भाई साहब, ये कैसे भूल सकते हैं। धर्म पत्नी से संबंधित कोई भी सवाल आप पूछेंगे, उसमें कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि ये इंटरव्यू जब सुना जाएगा तो उसमें भी अगर उत्तर सही नहीं हुआ, बिल्कुल रहना तो फिर घर में ही है। बिल्कुल। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। रंग बसंती सजा दीजिए, नफरतों के अंधेरे मिटा दीजिए। ये बहार मौसम है सभी के लिए, सब खुश रहें बस यही दुआ कीजिए। हमारे आज के दिल से विद कमल में मेहमान वो शख्सियत है जिन्होंने अपने भजन से, अपनी गायकी से पूरे हिंदुस्तान में सद्भाव फैलाया और सबको ऐसी शिक्षा दी कि वो बस यूं कहिए कि घर घर में उनके लोग कायल हो गए। हम बात कर रहे हैं आज हिंदुस्तान के मशहूर भजन गायक श्री कुमार विशु जी का। कुमार जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। नमस्कार, जय श्री कृष्णा और तमाम दर्शकों को जय श्री राम, जय माता दी। कुमार जी, हमारे कार्यक्रम का नाम है दिल से विद कमल, यानी कि मैं दिल से पूरी कोशिश करेंगे कि आप दिल से सवाल करें और हम चाहेंगे कि आप भी दिल से उनके जवाब दें। जी बिल्कुल, आप मुझसे सवाल करेंगे दिल से और मैं दिल ही से जवाब दूंगा। मामला सारा दिल का है। दिल से दिल का जुड़ाव हो तभी आनंद आता है। बिल्कुल, तो आनंद के लिए शुरू करते हैं और हमारा सबसे पहला सेगमेंट है कुछ अनकही। कुमार जी, शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपका परिवार कहाँ कैसे रहा और आपका जन्म कैसे हुआ? परिवार में कौन कौन थे आपके? कमल जी, मेरा जन्म तो मुंबई महाराष्ट्र का ही है, बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ जी। मुंबई की धरती की सौंधी सौंधी खुशबू और पानी मैंने पिया है। करीबन 10 से 12 वर्ष का था तब मेरे पिताजी एक ट्रांसफरेबल जॉब में थे। हम लोग दिल्ली आ गए और दिल्ली चूँकि मेरी माताजी को पसंद नहीं रहा, कभी शुरू से ही पसंद नहीं रहा। हाँ बिल्कुल, कभी पसंद नहीं आया उन्हें दिल्ली। चाहे कहिए भीड़ भाड़ की वजह से, चाहे यहाँ की आपाधापी के कारण।
तो यहाँ से हम लोग शिफ्ट हुए सोनीपत, जो हरियाणा में एक जगह है। तो बाकी का जो मेरा जीवन है वो वहीं से ही प्रारंभ हुआ, और आज भी मैं सोनीपत हरियाणा से जुड़ा हूँ। तो परिवार में कौन कौन थे आपके जब आप पैदा हुए? मेरे माता पिता और हम 4 भाई और 1 बहन। 4 भाई 1 बहन। तो आप कौन से नंबर के थे? मैं अगर उसमें देखा जाए, क्रम से देखा जाए, तो मैं नीचे से दूसरा, यानी मुझसे 3 बड़े, 1 बहन बड़ी, 2 भाई बड़े। हाँ। और मैं फिर मेरा स्थान आया, और उसके बाद मुझसे एक छोटा भाई। मेरा 9 जून 66 का जन्म है, और आज मैं जीवन के 56 वर्ष पूरे कर। अरे वाह, बहुत 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 बधाई आपको। 9 जून का मेरा जन्म है, जो बस आने ही वाला है। बिल्कुल 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 सही, 1 महीना बाकी है फिर तो कुमार जी, जो क्योंकि आपका जो वास्तविक नाम है वो विशु भटनागर है। बिल्कुल सही। तो भटनागर तो जाहिर सी बात है, आपने बताया कि आपके पिताजी जो थे ट्रांसफरेबल जोल में थे, लेकिन जो पैतृक गांव है वो कौन सा रहा आपका, या जहां दादा वगैरह? हाँ, एक्चुअली मेरे पिताजी राजस्थान से रहे, और मदर जो है शुरू से ही यूपी से। अच्छा, यूपी से। हाँ। अच्छा। तो ये तो हमारे क्या बोलते हैं, मिलन होता है जब परिवार होता है, कोई कहीं से कोई कहीं से। बस तो पिताजी राजस्थान से, माताजी उत्तर प्रदेश से, और हम जाकर पैदा हुए मुंबई, महाराष्ट्र में। वाह जी वाह, पूरे हिंदुस्तान का, मिनी हिंदुस्तान के दर्शन आपको। जी। तो कुमार जी, हम आते हैं, मतलब कैसा रहा आपका बचपन, वो भी मुंबई जैसे शहर में? कैसा कटा आपका, मतलब मुंबई का वो बचपन का समय तो मुझे इतना याद नहीं जितना मुझे वो प्रारंभ के 10 वर्ष के बाद का जीवन याद रहा, क्योंकि ज़्यादा समय सोनीपत हरियाणा में व्यतीत हुआ। पूरा वहीं पे ही? हाँ जी। हाँ। और मेरा जो प्रारंभ की स्कूलिंग रही, कॉलेज का समय रहा, सब हरियाणा में ही रहा। पोस्ट ग्रेजुएशन भी यहाँ तक मैंने हरियाणा से किया, रोहतक, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से। और उसके पश्चात मैं दिल्ली में आया, और दिल्ली विश्वविद्यालय संगीत विभाग से मैंने शास्त्रीय संगीत में एमफिल किया। एमफिल किया सर? जी। अरे वाह, बहुत खूब। तो ये आपका मतलब आपने पूरा सर बड़ी अच्छी खूबसूरती के साथ आपने पूरा इसमें किया। तो अब हम आते हैं आपके मेन, जो जिसने आपको सिद्धि दी, प्रसिद्धि दी, गायन क्षेत्र में कैसे आगमन हुआ सर? ऐसा गायन ऐसा क्षेत्र है, गायन हो, वादन हो, नृत्य हो, कला से जुड़े जितने भी क्षेत्र हैं, उसमें पहली बात तो ये होती है कि आप कुछ ईश्वरीय प्रदत्त गुण लेकर आते हैं। बिल्कुल। जो ईश्वर ने आपको, जो जन्म से आपको ईश्वर देता है। और फिर उसके बाद आता है गुरु का स्थान। तो गुरु के स्थान के बाद आपकी मेहनत होती है, जो आपको आगे तक ले जाती है। तो गायन में शुरू से मेरा रुझान रहा, जब भी मंच को देखता था तो कुछ होता था। हाँ। लेकिन हाँ, ये अवश्य है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं एक भजन गायक के रूप में जाना चाहूँगा। तो जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता गया, दिशाएं मिलती गईं, और तब जाकर भजनों में एक स्थान बन पाया। तो पहला ब्रेक कैसे और कब? मुझे जीवन का सबसे पहला ब्रेक तब मिला जब मैं संघर्ष कर रहा था, और हालांकि मैं उसको संघर्ष नहीं कहूँगा, ईश्वर ने मुझे एक संगीत अध्यापक के रूप में स्थापित कर दिया था एक बहुत बड़े पब्लिक स्कूल में। बाल भारती पब्लिक स्कूल, जो दिल्ली का भी एक नामचीन स्कूल है। तो उसकी एक शाखा जो है यहाँ पूर्वी दिल्ली में है। वहाँ मैं एक संगीत अध्यापक के रूप में मेरी नियुक्ति हुई सन 1991 में। 1991 में। तो मैं करीबन 10 वर्ष वहाँ पर संगीत अध्यापक के रूप में कार्य करता रहा, और उस दौरान संघर्ष भी करता था, स्टूडियोज़ में जाता था, कोरस तक मैंने किया है, काफ़ी बड़े बड़े गायकों का भी। तो वहाँ पर कहीं एक कंपनी के, जो मैं कहूँगा मालिक, ओनर, जो आज भी चंदा कैसेट्स के नाम से जानी जाती है, बड़े मशहूर कंपनी है, सोनोटेक कंपनी। तो ये चंदा कैसेट के मालिक, उन्होंने मुझे एक एल्बम गाने को दिया, जिसका शीर्षक रहा दशरथ के घर जन्मे राम, सीता के मन भाए राम। रामायण की चौपाइयाँ थीं, और वो मुझे पहला सोलो एल्बम गाने को मिला। और ईश्वर की कृपा से वो इतना चला कि उसके बाद कभी फिर भक्ति संगीत में मुड़कर नहीं देखा। कुमार जी, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो मैं चाहूँगा कि जिस गाने ने आपको पहला एक कुछ हमारे दर्शकों के लिए। धीर परी प्रभु भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम
दशरथ अजर बिहारी राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब बहुत खूबसूरत, सब बहुत बिल्कुल। और ये तो ऐसा लग नहीं रहा कि इंटरव्यू ले रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भगवान के मंदिर में हैं हम लोग सर। और वाकई में तो सर ये पहला मतलब आपने मतलब जो पहली एल्बम ये आई जी। और आई थिंक बहुत फेमस, ये कौन सा साल की बात है सर ये जब ये ये एल्बम आई? 2000 की बात है जहाँ तक मुझे ध्यान पड़ता है। 1999 2000 में ये वो कैसेट और सीडीज का युग हुआ करता बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कैसेट इतनी बिकी कि उसके बाद एक के बाद एक एल्बम आते गए। और आज 25 से 30 वर्षों के भक्ति संगीत के सफ़र में मैंने इतनी एल्बम्स गाई कि मुझे खुद ही याद नहीं मैं कितने बिल्कुल भजन गा चुका हूँ। हाँ हाँ। तो सर फिर उसके बाद वो क्या बोलते हैं, जिस तरह से सबकी ज़िंदगी का एक बड़ा अहम पड़ाव होता है, ऐसे ही आपकी ज़िंदगी का मतलब कभी प्यासे को, इसका कैसे उत्पत्ति हुई सर? एक्चुअली उस एल्बम के बाद मैंने उस कंपनी में 10 या 15 एल्बम्स गाई। और इसके बाद मुझे भारतवर्ष की सबसे बड़ी कंपनी टी सीरीज से बुलावा आ गया। तो हर गायक चाहता है कि वो एक बड़ी कंपनी में गायक के तौर पर स्थापित हो, तो बस वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। और अनुबंध का युग था, कॉन्ट्रैक्ट का युग हुआ करता था। तो मैं भी कंपनी में एज अ कॉन्ट्रैक्टेड सिंगर जो मैंने ज्वाइन किया टी सीरीज़ में। और करीबन 8 वर्ष तक मैं अनुबंध में रहा। और उसी दौरान मुझे बहुत से सुंदर भजन गाने को मिले जो आज भी सुने जाते हैं, सराहे जाते हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध रचना कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। और ये मेरे जीवन का एक मैं कहूँगा लैंडमार्क कहिए या मेरी सिग्नेचर ट्यून बन गई जीवन की, जिससे मैं पहचाना जाता हूँ। हर कलाकार के जीवन में होता है कोई एक ऐसी रचना होती है जिससे वो पहचाना जाता है, याद किया जाता है। तो ऐसे प्रेरणात्मक भजनों को गाने के बाद एक झड़ी सी लग गई। मैं कहूँगा शायद मैं एकमात्र ऐसा गायक हूँ जिसने सबसे अधिक ऐसे भजन गाए हैं जिन भजनों से आपको जीवन में कुछ सीखने का अवसर मिलता है। अन्यथा अक्सर भजन गायक इस प्रकार के भजनों से जाने जाते हैं जिसमें केवल ईश्वर की आराधना होती है। तो ईश्वर की आराधना के साथ मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा तादाद में ऐसे भजन गाए जिनसे जीवन बदल सकता है, जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है, एक दिशा मिलती है। और मुझे क्या लगता है उनके कामयाब होने का एक वो भी था कि वो मुझे लगता है हर धर्म के सभी लोगों ने वो दिल खोल कर सुना उसको। तो कुमार जी ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी अगर हम आपसे खाली ऐसे ही ये बोलों से सुने तो। जी बिल्कुल, मैं आपको सुनाता हूँ ये रचना। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फ़ायदा। मैं तो मंदिर गया पूजा रीति की, मैं तो मंदिर गया पूजा रीति की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर्फ पूजा के करने से क्या फ़ायदा। कभी प्यासे को पानी। बहुत खूबसूरत कुमार जी। और आप यकीन मानिए मेरी स्थिति ही समझिए कि हमने ये गाना बचपन से मतलब हम इसको सुन सुन के बड़े हुए और आज आपके दर्शन हो गए, ये वाकई में बड़ी खुशी की बात है। कुमार जी अब हमने आपकी गायन शैली सुनी, अब हम आपकी ज़िंदगी का एक दूसरा पहलू, क्योंकि जैसे हमारे कार्यक्रम का नाम है दिल से, तो गृहस्थ जीवन के बारे में बताइए। शादी कैसे, मतलब प्रेम विवाह या नहीं, परिवार की? ये बिल्कुल पारिवारिक सहमति से हुआ और इसको उसमें प्रेम का भी पुट रहा। अच्छा। हाँ, और जैसे बाकी इंसानों का विवाह होता है, मेरा भी एक साधारण इंसान की तरह विवाह हुआ।
ऐसा नहीं कि आसमान में हेलीकॉप्टर में हमने शादी की, हमने भी ज़मीन पर शादी की। और मेरे परिवार में मेरी पत्नी सुधा है जो खुद एक अच्छी सितार वादक है। बच्चे हैं 3 मेरे। और अच्छा, 3 बच्चे हैं? जी, 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। बड़ी बेटी जो एक पोस्ट ग्रेजुएट है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU से, उसने पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, BEd भी कंप्लीट कर चुकी है। और दूसरी बिटिया एक एज अ PGT काउंसलर एक रेप्यूटेड पब्लिक स्कूल में जॉब करती है, उसने साइकोलॉजी ऑनर्स पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। बहुत। बेटा मेरा अभी क्लास 10th में पढ़ रहा है। चलिए सर, बहुत अच्छे। और सर कुछ सवाल हैं, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में ना कुछ चीज़ पसंद नापसंद होती है, तो आज ये हम इसलिए पूछ रहे हैं कि हमें मौका मिलेगा आपको और नज़दीकी से जानने का। बिल्कुल, आप पूछिए। इतने अच्छे आप लोगों को भजन सुनाते हैं, जाहिर सी बात है भगवान में तो आस्था आपकी कूट कूट के होगी। सबसे ज़्यादा किस भगवान को मानते हैं आप? ऐसा है, ईश्वर के अनेक रूप हैं। और ये एक शक्ति होती है जो आपके अंदर भी विद्यमान होती है और इस जगत में तो है ही। उस शक्ति के कारण ही ये ब्रह्मांड चल रहा है, ये सृष्टि चल रही है। तो एक विशेष अगर ईश्वर का नाम लूँ ऐसा नहीं है। मैंने सभी के भजन गाए हैं, किंतु माँ से मुझे विशेष स्नेह है, माँ अम्बे से, माँ जगदम्बे से, क्योंकि माँ ही सृष्टि की जनक है। बिल्कुल। चाहे वो ईश्वर हो, चाहे मानव रूप हो, सब माँ से ही उत्पन्न हुए हैं। तो माँ के लिए मेरी विशेष आस्था है। कुमार जी, हम आपको हमेशा देखते हैं एल्बम्स में, मतलब जब भी आप प्रोग्राम करते हैं आपकी वेशभूषा बड़ी अच्छी होती है जी। लेकिन अगर मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से पूछूं, आज ठीक नहीं लग नहीं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मेरा इसी से सवाल है कि आपकी कंफर्टेबल जोन की पहनावा क्या है आपका पसंदीदा? पारंपरिक जो वेशभूषा होती है वो कलाकार को शोभा देती है। और ख़ास तौर पर आप जिस भी व्यवसाय से जुड़े होते हैं, आप वो गरिमापूर्ण होना चाहिए। जो कुर्ता पजामा है, निश्चित रूप से वही शोभा देता है, वही हम ज़्यादातर कार्यक्रमों में पहनते हैं। लेकिन आजकल कुछ ऐसे मंच भी होते हैं जहाँ पर थोड़ा कैजुअल भी। बिल्कुल। कुमार जी, फिल्मों का शौक रहा है? जी बिल्कुल रहा है। तो पसंदीदा फिल्में बचपन में भी देखी हैं और आज तक देखते हैं। पसंदीदा फिल्म कौन सी रही? पसंदीदा फिल्मों में मेरी एक जो मुझे हमेशा याद रहेगी, राजेश खन्ना साहब की आनंद, जो एक आनंद, बिल्कुल। उस फिल्म में भी मैं कहूँगा कि इस छोटी सी फिल्म में अनगिनत संदेश है। बहुत। फेवरेट हीरो? फेवरेट हीरो मेरे आज भी अमिताभ बच्चन साहब हैं। बिल्कुल, मुझे नहीं कि ऐसा किरदार हो कि मंच पर या स्क्रीन पर आए तो स्क्रीन भी लगे कि छोटी पड़ गई है। अच्छा। सर एक्ट्रेस में तो बहुत ही शुरुआती दौर से आज तक बहुत अभिनय के हिसाब से मैंने बच्चन साहब को अपना पसंदीदा कलाकार बताया। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी कलाकार नहीं। हाँ, तो बाकी इसी प्रकार से अभिनेत्रियों में है। और जिनकी फिल्में हमने ज़्यादा देखी या एक युवा अवस्था में जिन्हें आप ज़्यादा पसंद करते हैं, उसमें हेमा मालिनी जी। हेमा मालिनी नहीं, बहुत खूबसूरत। सर, चूंकि आप गायन क्षेत्र से हैं तो जाहिर सी बात है कि बचपन से ही ना गाने सुन के, मतलब फेवरेट सिंगर कौन रहे सर आपके? फेवरेट सिंगर मेरे देखिए मोहम्मद रफ़ी साहब, जिन्हें हम सुन के बड़े हैं, और किशोर कुमार जी। इन दोनों को ही सबसे ज़्यादा सुना। और जब गज़लें गानी शुरू की, बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं भजन गाने से पहले गज़लें ही गाया करता था, एक गज़ल गायक था। अच्छा। तो गज़लों में मैंने जगजीत सिंह साहब हो गए, गुलाम अली हो गए, और अनूप जलोटा साहब को तुम बचपन से सुन के बड़े हो, हमारे आदर्श रहे हैं। चाहे वो भजन हो चाहे गज़ल रहे, तो एक प्रभाव आज भी हमारी गायकी पर ऐसे गायकों का रहता है। कोई ऐसा गाना है मतलब जो आपकी मतलब ज़िंदगी में बड़ा मुख्य अहम किरदार रखते हैं, या कभी भी आप वो गाना जरूर गुनगुनाते हैं? फिल्म से रिलेटेड? हाँ, फिल्म से, फिल्मी गाना। बिल्कुल है। एक फिल्म आई थी अमर प्रेम, उसमें एक गीत था जो मुझे बेहद पसंद है, वो मैं बिल्कुल सर। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा सर।
सब फेवरेट, क्योंकि हिंदुस्तान में है हम लोग और राजनीति से बच जाएं ऐसा तो संभव नहीं है, कोई फेवरेट पॉलिटिशियन रहे हैं आपके? जी, जहाँ तक राजनीति का प्रश्न है, वैसे कलाकार ऐसे क्षेत्रों से दूर ही रहे तो बेहतर है नहीं, क्योंकि राजनीति और कला का कोई संबंध होता नहीं। तो कोई नेता रहे हैं जिन्होंने प्रभावित किया है जी, इतने हिंदुस्तान में? आदर्शवादी नेता बहुत हुए हैं। हाँ। और आज भी मैं जिस विचारधारा का मुखर प्रवक्ता हूँ, उनमें सबसे अगर मैं शीर्ष पर किसी को रखता हूँ, जिस नेता ने मुझे भी प्रेरित किया, वो है स्वर्गीय भारतवर्ष के प्रधानमंत्री भूतपूर्व अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो अपने आप में कवि भी थे और एक कुशल वक्ता, एक कुशल शासक भी रहे, देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्रियों में से एक रहे। और आज के दौर में हमारे जो एक डायनामिक लीडर हैं नरेंद्र मोदी जी, मैं उनका भी प्रशंसक हूँ। उनकी कार्यशैली का मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा एक मैं फ़ैन कहूँगा और प्रशंसक हूँ। कुमार जी, आप क्योंकि गायन क्षेत्र में हैं तो जाहिर सी बात है इसमें खाने पीने का बड़ा ध्यान रखना पड़ता होगा। जी बिल्कुल, ऐसा काफ़ी लोग मानते भी हैं और होता भी है। लेकिन मेरा मानना है कि शरीर को आप जैसा बनाएंगे वो शरीर वैसा ही बन जाएगा। यदि आपने शुरू से कसरत की है तो आपके शरीर को कसरत की आदत होगी। यदि आप आराम परस्ती वाले इंसान हैं तो आपको वैसी आदत होगी आपके शरीर को। तो गायक के लिए भी गला ऐसी चीज़ होती है। हालांकि खट्टा, मीठ, ठंडा, इन चीज़ों से गायक अपने आप को बचाता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं रहा। मतलब आप हर प्रकार का खाया, हर प्रकार का गले ने स्वाद लिया। और बस ये है कि आप अपनी जो प्राथमिकताएं हैं गले के लिए और जीवन के लिए, यदि वो आपकी निश्चित हैं, तय हैं, तो फिर आप मार्ग से भटक नहीं सकते। कभी खेल कूद में रुचि रही है कुमार जी? बिल्कुल, क्रिकेट मेरा एक, मैं कहूँगा, मेरा पहला प्यार है। अच्छा, अरे गायन के अलावा। हाँ, गायन पहला प्यार है, लेकिन उसके बाद यदि कुछ है तो वो है क्रिकेट। और क्रिकेट में बहुत ज़्यादा देखता भी हूँ। और खेलों में मुझे सबसे ज़्यादा क्रिकेट ही पसंद है। क्रिकेट ही पसंद है। जैसा हर आदमी, कुमार जी, क्या होता है ना, सेल्फ एनालिसिस बड़ा अच्छा कर लेता है। आप अपना बता सकते हैं कि आपका सबसे मजबूत पक्ष मतलब कौन सा है? मेरा सबसे मजबूत पक्ष ये है कि जीवन में यदि मैं कोई लक्ष्य तय करता हूँ तो उस लक्ष्य के पीछे लग जाता हूँ। और उसके बाद मुझे शायद ही कोई शक्ति है जो, यदि वो मेरे जोन में आता है वो लक्ष्य और वो मेरे सामर्थ्य में आता है वो लक्ष्य, तो मैं उसे पाकर रहता हूँ। जीवन में जब जब मैंने कोई लक्ष्य निर्धारित किया, ईश्वर की कृपा से उसे पाया अवश्य है। कोई कमज़ोर पक्ष? कमज़ोर पक्ष कि बेसिकली कलाकार तो सभी इमोशनल होते हैं। तो और इमोशनल होना भी चाहिए। और जो लोग रोना नहीं जानते जीवन में, वो हंस भी नहीं सकते खुल के। तो मैं आज भी लोगों को कहता हूँ कि जो केवल पुरुष होने पर ये कहते हैं कि आपको रोना नहीं चाहिए, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि बहुत सी भावनाएं ऐसी होती हैं जो केवल आप रो कर व्यक्त कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि रोना मेरी कमज़ोरी है। इमोशनल, ओवर इमोशनल होना इज़ माई वीकनेस फॉर रिलेशंस, गुड रिलेशंस। कुमार जी, सबकी ज़िंदगी में ना कुछ पल ऐसे होते हैं जो एक अमिट छाप छोड़ देते हैं। तो आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा पल जो हमेशा यादगार बन गया हो, अच्छे वाला? जीवन में बहुत से पल ऐसे रहे जब आप, जिन्हें आप भूल नहीं पाते हैं। तो हाँ, मुझे याद है जीवन में एक ऐसा पुरस्कार जो मैंने भजनों से हट के पाया था, वो पल मेरे लिए बड़ा विलक्षण था। भारतवर्ष में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका एक नेशनल यूथ फेस्टिवल होता है, जिसे भारतवर्ष के युवा खेल और सांस्कृतिक मंत्रालय जिसका आयोजन करते हैं, हर वर्ष होता है नेशनल यूथ फेस्टिवल। उसमें मुझे 1985 में, जब ये करीबन 20 वर्ष के अंतराल के बाद दोबारा शुरू हुआ था, और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। 85 में मुझे वो सबसे पहला नेशनल अवार्ड गज़ल्स में मिला था, भजन में नहीं। क्या और गज़ल में? हाँ बिल्कुल, राष्ट्रीय स्तर पर मुझे गज़ल में जो पुरस्कार मिला था वो मुझे आज भी याद रहता है, जबकि पहचाना मैं एक भजन गायक के रूप में जाता हूँ। कौन सी गज़ल थी वो जो, या बहुत सा? वो दुष्यंत कुमार जी की, हिंदी के काफ़ी बड़े मशहूर कवि हुए हैं, उनकी मैंने गज़ल को गाया था। और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से जब लोग जीत कर आते हैं वहाँ पर, फिर जब इकट्ठे होते हैं, उन लोगों का जो प्रतियोगिता होती है वो नेशनल यूथ फेस्टिवल कहलाता है। आज भी होते हैं वो आयोजन। सर, गज़ल का कोई एक तो बनता है, बिल्कुल हम सब लोग जानना चाहेंगे कि सर की आवाज़ में गज़ल। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल।
वैसे मैं पूर्ण रूप से गज़ल तो नहीं कहूँगा, गीत नुमा गज़ल है, ये सुना देता हूँ आपको। आता है याद बचपन, बीता हुआ ज़माना, आता है याद बचपन, बीता हुआ ज़माना, कागज़ की कश्तियों को, कागज़ की कश्तियों को बरसात में बहाना, आता है याद बचपन, बीता हुआ ज़माना। सर बहुत सुंदर सर, बहुत खूबसूरत। तो दर्शकों, ये था हमारा पहला राउंड कुछ अनकही, तो जिसमें सर ने बहुत सारी बातें बताई और बहुत सारे तरन्नुम आपके साथ शेयर किए। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे राउंड में, जिसमें हम लेंगे आपके सवाल जनता जानना चाहती है। कुमार जी, हमारा दूसरा राउंड है जनता जानना चाहती है। दरअसल हमने काफ़ी सारे माध्यम से लोगों को बताया कि हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं जी। तो उन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं आपसे, मैं चाहूँगा कि आप सीधे आपका करें। जी, स्वागत है। पहला सवाल है सर, अंकुर शर्मा, ये शामली जिले में खंदरावली ग्राम पड़ता है। उनका ये कहना है कि पहले जो भजन होते थे नॉर्मली, उनमें शब्दों पर ध्यान दिया जाता था, जैसे कि आपके गाने कभी, मतलब वो उनका एक अर्थ होता था। लेकिन आजकल क्या है कि म्यूजिक पे ज़्यादा, शब्दों पे कम। ऐसा क्यों? ऐसा है कि हर युग में श्रोताओं का एक वर्ग जब बदलता है तो उसके अनुरूप ही संगीत और साहित्य भी बदलता है। अगर आज से 20 वर्ष पुराने भजनों की आप बात करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें साहित्य प्रमुख होता था, लिखा क्या जाता है वो महत्वपूर्ण होता है, गाने वाला तो बाद में आता है, संगीत रचना भी बाद में आती है। निश्चित रूप से जो बीज होता है वो होता है साहित्य। उस युग में जो भजन गाए आज भी क्यों पॉपुलर हैं, या उस ज़माने के जो फिल्मी गीत हैं वो आज भी क्यों पॉपुलर हैं, उसका कारण केवल उन गीतों के, भजनों के बोल हैं। बिल्कुल। जब बोल सुंदर बनते हैं तो संगीतकार भी उनकी धुन बड़े मन से बनाता है और उसको सजाता गायक है, जब वो अपनी वाणी से उसको अपने डिफरेंट एक स्टाइल में एक लोगों तक पहुंचाता है। बिल्कुल। तो आज के युग में यदि साहित्य खराब हो रहा था, उसका कहीं ना साहित्य हो चाहे संगीत हो, रचनाओं का गिरता स्तर ये बताता है कि लोगों ने अच्छा खाना बंद कर दिया है। निश्चित रूप से यही कारण है। वो ज़माना जो था अगर दाल रोटी चटनी का था, तो आजकल चाउमीन बर्गर है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे में सही। तुलना कर सकते। बिल्कुल सही नब्ज़ पकड़ी। सर, हमारा दूसरा सवाल है, नासिक से विजय पांडे जी हैं जी। ये कहते हैं, सर आपकी जो आवाज़ है लगभग सभी तरह के गानों पे फिट बैठती है, फिर आपने भजन ही क्यों चुना? ऐसा नहीं है, जीवन में जो मिले उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए सबसे पहले तो ईश्वर का। इच्छा सभी की होती है कि पार्श्व गायक बने और फिल्मों में भी गाने हैं। भारतवर्ष में एक परिपाटी और भी है, जब आप भजन गायक के रूप में जान लिए जाते हैं, पहचाना जाता है आपको, उसके बाद वो फ्रेम आपके लिए एक, उसमें आपको बंद कर दिया जाता है, मतलब उस डब्बे में आपको बंद कर दिया जाता है। और भारतवर्ष के लोगों की ये भी एक, मैं कहूँगा श्रोताओं की, कहिए दर्शकों की एक रिवायत है कि फिर उस फ्रेम से आपको बाहर किसी दूसरे फ्रेम में देखना पसंद नहीं करते वो। बिल्कुल। ठीक वैसे ही जैसे अगर अरुण गोविल साहब को प्रभु राम के चरित्र में पसंद किया गया तो उसके बाद फिल्मों में उनको बिल्कुल। और इस तरह के और बहुत से उदाहरण हैं जो दिए जा सकते हैं। सर, तीसरा सवाल है हमारा, श्रीमती कुसुम शर्मा हैं, आप टीकरी बागपत से हैं जिले से। आपका कहना है कि आपका कोई एक सपना है ऐसा जो अभी बाकी है? जीवन में लक्ष्य हमेशा हर पड़ाव पर होने चाहिए। अगर यहाँ तक लक्ष्य साध कर आप पहुँचे हैं तो उसके आगे भी यदि लक्ष्य कोई निर्धारित नहीं किया है तो जीवन में अधूरापन लगता है। अभी बहुत कुछ बाकी है। जीवन में इतने सुंदर सुंदर भजन गाए हैं, आज भजन गायक के रूप में जाना जाता हूँ। कोई और एक ऐसी रचना आए जिससे और ईश्वर की कृपा बरसे, कौन गायक नहीं चाहेगा। बिल्कुल। बाकी जहाँ तक फिल्मों में गाने की चाहत है, आजकल सिचुएशनल गाने होते हैं, यदि इस प्रकार का कोई
गीत मेरी आवाज़ में भी किसी फिल्म में बैठे तो निश्चित रूप से मेरा सौभाग्य है। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसी से मिलता जुलता है क्योंकि एक अनुपम कौशिक जी हैं, ग्राम सुनहरा है बागपत जिले में। इनका कहना है कि सर कभी हिंदी फिल्मों में गाने की कोशिश नहीं की या भजन गायक के खिताब का फर्क पड़ा? वही जो बात जहाँ बिल्कुल सही कहा आपने। जो मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 8 वर्ष रहे, कलाकार के जीवन में 8 से 10 वर्ष होते हैं, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे गायक हो, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों हो, जिसको आप पीक पीरियड कहते हैं, बिल्कुल, जीवन की ऊंचाइयों वाले वर्ष कहते हैं। हाँ जी। उन दिनों में मैं कॉन्ट्रैक्ट में ही रहा। ज़्यादा समय मेरा टी सीरीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट में। बिल्कुल। और इतने भजन गाए कि उसके बाद कुछ सोचने का अवसर ही नहीं मिला। बिल्कुल। और या ये कहिए कि शायद मेरी आवाज़ में ही कोई ऐसी कमी रही होगी कि लोग प्रोड्यूसर्स नहीं आए कि आप कोई इस तरह का नगमा गाएं, और प्रयास वास्तव में मैंने अपनी ओर से भी नहीं किया फिल्मों में गाने के लिए। लेकिन फाइनली आज से 4 साल पूर्व मुझे एक फिल्म में गाने का मौका मिला। अच्छा। हाँ, जिसका शीर्षक करीम मोहम्मद है, वो आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है। उसका शीर्षक जो मेन टाइटल सॉन्ग है वो मेरी आवाज़ में ही है। और जिसमें मुख्य भूमिकाएं जो निभाई हैं उसमें है मुख्य यशपाल शर्मा, जो एक बहुत प्रसिद्ध कलाकार है, अभिनेता है। तो उस फिल्म में करीम मोहम्मद उस फिल्म का नाम है, जो बकरवाल कम्युनिटी कश्मीर की होती है, उनके जीवन पर आधारित रही, और उस फिल्म को कई फिल्म फेस्टिवल्स में काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं। बिल्कुल सर। और हमारा अंतिम सवाल है सर, एक गायक गीतकार हैं राकेश धामा जी, खेकड़ा बागपत से हैं। अच्छा। इनका सवाल है कि अगर आप गायक ना होते तो क्या होते? यदि मैं गायक नहीं होता तो मुझे जीवन की कल्पना करना तो निश्चित रूप से मुश्किल होता। मैं गायक नहीं होता तो निश्चित रूप से मैं बच्चों को पढ़ा ही रहा होता, और जीवन का सबसे पहला व्यवसाय यदि ईश्वर ने मुझे दिया तो वो एक अध्यापक का दिया। और एक अध्यापक बनने से अच्छा व्यवसाय मैं समझता हूँ, क्योंकि आप उन लोगों को दिशा देते हैं जो देश का भविष्य होते हैं, परिवार का भविष्य होते हैं। तो मैं कहीं अच्छे विद्यालय या कॉलेज में पढ़ा रहा होता, क्योंकि मेरे पास डिग्रीज है। नहीं बिल्कुल सर। तो सर, इससे पहले कि हम अगले राउंड में पहुंचे, मैं चाहता हूं कि भला किसी का कर ना सको कि 2 लाइनें सर हमारे दर्शकों सुनाता हूँ। उसी धुन पर आधारित मैंने एक भजन और भी गाया था जो उससे भी ज्यादा प्रचलित हुआ। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, अब हर घर में कंस है बैठा, इतने शाम कहाँ से लाऊं, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना। बहुत खूबसूरत। तो दर्शकों, ये था हमारा राउंड जनता जानना चाहती है, और आप चलते हैं अपने तीसरे और फाइनल राउंड में, रैपिड फायर राउंड में। कुमार जी, हमारा तीसरा राउंड है रैपिड फायर राउंड जी। इसमें हम आपसे संबंधित 10 सवाल पूछेंगे जी। बिल्कुल। 5 में हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी याददाश्त चेक करें, और 5 सवालों में हम चाहेंगे कि हम आपको द्वंद्व में डालें, क्या है, उलझाएं, कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे 6 सवालों के जवाब दे देते हैं तो हमारी तरफ से ये सर तोहफा आपको। जी बिल्कुल, मैं ये तो ज़रूर लूँगा, और आपके जवाब भी निश्चित रूप से बड़ी सफाई से और सच्चाई से दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड। सर, सबसे पहला सवाल आपसे कि आपकी जीवन की सबसे पहली परफॉर्मेंस कौन सी थी? मेरे जीवन की सबसे पहली परफॉर्मेंस मैं यूनिवर्सिटी टाइम का कहूँगा, जो अगर बहुत लार्ज स्केल पे कहेंगे, जब मैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में पढ़ा करता था। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको
जिनके टिकट शोज होते हैं। हाँ। तो मेरे गज़लों का टिकट शो आयोजित किया गया था मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स द्वारा रोहतक में। वो मेरे जीवन की सबसे पहली परफॉर्मेंस थी। तो उसमें गज़ल आपने उसमें मैंने गज़लें गाई थी। गज़लें गाई थी, बहुत खूबसूरत। सर दूसरा सवाल, आपके जीवन की पहली कमाई? मेरे जीवन की पहली कमाई निश्चित रूप से ये बड़ा आपने हाँ अब इतने परफॉर्मेंस किए हैं तो सबसे पहली कमाई कौन सी हुई? हाँ, पुरस्कार राशि मिला करती थी। जब मैं स्कूल में था, देखिए कमाई तो कमाई होती है। हाँ। और जब आप किसी भी मंच पर गाकर अगर कुछ भी अर्जित करके घर लाते हैं तो वो आपकी कमाई बिल्कुल जाती है। तो मैंने इस तरह की अनगिनत परफॉर्मेंसेज स्कूल और कॉलेज टाइम में दी हैं जहाँ पर मुझे पुरस्कार राशि मिला करती थी, धनराशि मिलती थी। पहली याद उस जमाने में 101 रुपए भी बहुत बड़ी राशि मानी जाती तो थी। पहली 101 रुपए थी? जी बिल्कुल। बहुत खूबसूरत सर, याद है। तीसरा सवाल, सर घर से चोरी छिपे पहली फिल्म कौन सी थी जो देखी? घर से चोरी छिपे पहली फिल्म हमने कौन सी देखी? भाई अमिताभ बच्चन साहब के हम बड़े कायल थे। हाँ। और उनकी फिल्में हम कई बार जाकर देखा करते थे, एक नहीं कई बार। तो फिर जब बाद में पेरेंट्स को पता लग गया कि भाई दिखा देनी चाहिए तो फिर वो लोग भेज भी देते थे। हाँ। लेकिन एक फिल्म मुझे अच्छी तरह से याद है, अमिताभ बच्चन साहब की जंजीर, मैंने देखी थी। बहुत खूबसूरत, वो मतलब यादगार है। सर चौथा सवाल, बीवी को दिया गया, आपने बहुत सारे तोहफे दिए होंगे भाभी जी को, पहला तोहफा याद है आपको कौन सा दिया था? याद है भाई साहब, ये कैसे भूल सकते हैं। धर्म पत्नी से संबंधित कोई भी सवाल आप पूछेंगे उसमें कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि ये इंटरव्यू जब सुना जाएगा तो उसमें भी अगर उत्तर सही नहीं हुआ बिल्कुल रहना तो फिर घर में ही है। बिल्कुल सर। तो देखिए, पहला जो मैंने उपहार उनको दिया था जब हमारा विवाह हुआ था, तो मैंने उनको हाथ की रिस्ट वॉच दी थी। अरे वाह, क्या बात सर, बहुत अच्छे। सर पांचवा सवाल है आपसे, रैपिड फायर, बड़े खूबसूरती के साथ आप जवाब दे रहे हैं। आपने बहुत सारे शोज किए हैं, भजन के, गायन के, काफ़ी। कोई सबसे बुरा अनुभव रहा हो वो शो याद है? जी बिल्कुल, अच्छी तरह से याद है। अब उसमें ये कहें कि गलती मेरी रही। वैसे तो गायक को मंच पर जाने से पहले पता नहीं होता कि वहाँ किस प्रकार का क्राउड होगा। हाँ। ये इलाका है हरियाणा में, नूह मेवात के इलाके में आता है, मेवात क्षेत्र में। हाँ जी। अब जो भजन सुनना ही ना चाहते हैं उनको आप भजन का कार्यक्रम आयोजित कर दें तो वहाँ निश्चित रूप से वोटिंग होगी। तो ये एक वहाँ के एक लोकल, मैं कहूँगा, राजनेता ने मुझे आमंत्रित किया था। वो स्वयं ये नहीं जानते थे, उनकी ये प्रचार सभा थी। और प्रचार सभा में आप भजन सुनाएंगे तो कौन सुनेगा? केवल वो एक कार्यक्रम ऐसा है जो मेरे जीवन का सबसे, मैं कहूँगा, भूलने वाला, मैं कहूँगा भूल जाना चाहिए। जहाँ मैंने मात्र 2 भजन गाए थे, उसके बाद मैंने स्वयं ही हारमोनियम बंद कर दिया था। क्योंकि मेरे कार्यक्रम से पहले उन्होंने एक नृत्यांगना का कार्यक्रम करा दिया, यानी एक डांसर को बुला के डांस करा दिया। अब जब आप पहले से कुछ गंदा खिला देंगे, बिल्कुल लोग तो ऐसे हैं कि भाई जो खिलाएंगे उनका टेस्ट और मूड वैसा बन जाता है सुनने का। सही बात। तो नूह मेवात का वो एक कार्यक्रम है जो मैं भूलना चाहूँगा। चलिए सर, बहुत खूबसूरत। सर छठा सवाल आपसे कि आपको मतलब परिवार के किसी सदस्य का नाम नहीं लेना है, आपको बताना है कि परिवार के अलावा आपके सबसे नज़दीकी कौन है? परिवार के अलावा मेरे सबसे नज़दीकी, मेरे असल में मित्र बहुत कम रहे हैं, मैं आपको वास्तव में बताऊं। तो अब जो पुरुष मित्र हैं उनका तो हम जिक्र कर सकते हैं, महिला मित्रों का हम जिक्र नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसा प्रश्न है, तो इसका जवाब मैं केवल यही दूंगा कि मेरे श्रोता मेरे परिवार के बाद मेरे सबसे करीब हैं। क्या बात है। क्योंकि जब मैं अपने श्रोताओं की रिव्यूज़ सुनता हूँ, देखता हूँ कार्यक्रम के बाद या किसी रिकॉर्डिंग के बाद, कोई एल्बम रिलीज़ होने के बाद, वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक होते हैं, आलोचक होते हैं। उनको आप दिल से लगा के रखें, वही आपके सबसे नज़दीक होते हैं। उन्हीं की बदौलत आज हम इस मुकाम पर हैं। बिल्कुल सर, बहुत खूबसूरत, बधाई हो, ये गिफ्ट आपका हो चुका है सर। लेकिन मैं 4 सवाल और पूछूंगा आपसे। बिल्कुल, आप पूछें सर। आप बहुत सारे लोगों से मिले होंगे, काफ़ी सारे सेलिब्रिटी, आप खुद सेलिब्रिटी हैं और काफ़ी लोगों से मिले होंगे। सबसे ज़्यादा खुशी किससे मिल के हुई सर? जिनसे मिलकर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई वो है स्वर्गीय जगजीत सिंह साहब। अरे, जीवन में बहुत से कलाकारों से मिलने की तमन्ना इंसान की रह जाती है। मैं उनसे मिला था एक एल्बम के लॉन्च पर, जब मैं टी सीरीज़ में गाया करता था। आज भी गाता हूँ, लेकिन वो एक युग था जब मैं कॉन्ट्रैक्ट में था।
और उनका वो फोटोग्राफ आज भी मेरे पास है, जिसमें उन्होंने मुझे गले से लगाया हुआ है। हाँ। बिल्कुल बेटे की तरह, और जिन्हें सुन कर आप बड़े होते हैं, उनसे ऐसा पिता की तरह अगर स्नेह मिल जाए तो और क्या चाहिए। बिल्कुल, एक मखमली आवाज़ के। बिल्कुल सर, ये तो मतलब सपना साकार जैसा होता है। सीधा और सरल गाने वाले। हाँ। और लोगों के दिल तक पहुंचने वाले इंसान। सर आपसे 8वां सवाल है, और मैं फिर कह रहा हूँ कि हम कोशिश करेंगे कि हम आपको उलझाएं। जी बताएं। आपने बहुत सारे लोगों के साथ स्टेज शेयर किया होगा, गाने साझा गाए होंगे, फेवरेट कोई को सिंगर है? असल में जब हम लोग गाने लगे थे तब ये ट्रैक्स का युग आ गया। ट्रैक्स युग में क्या होता है, बहुत कम ऐसे आपको अवसर मिलते हैं जब आप एक ही स्टूडियो में खड़े होकर एक साथ गा रहे हो। हाँ हाँ। अगर ड्यूट सॉन्ग है तो पहले मैंने गा दिया या पहले उसकी गायक ने गा दिया, और भारतवर्ष के शायद ही कोई ऐसे गायक हो जिनके साथ मैंने भजन ना गाए हों। बिल्कुल, सभी के साथ गाए हैं। तो ऐसा अवसर मिला नहीं मुझे कि मैं सोनू जी के साथ भी मैंने भजन गाए हैं, उनके साथ गाए हैं, हरिहरन जी के साथ हैं, अनूप जी के साथ हैं, सुरेश वाडीकर जी के साथ हैं। तो साथ गाने का तो ऐसा अवसर नहीं मिला। अच्छा, नहीं वैसे मतलब जो जितने लोगों के साथ आपने गाए हैं, कोई एक फेवरेट? अब ये तो आप सही में उलझा रहे हैं मुझे। अगर मैं किसी एक गायक का नाम लूँगा तो निश्चित रूप से मैं मतलब फंस जाऊँगा। तो फिर मैं एक ऐसे गायक का नाम लेता हूँ जो मेरे ही समकालीन रहे। हाँ। और जिनके साथ मैंने टी सीरीज़ में बहुत से भजन भी गाए, और उनके साथ ज़रूर मैंने एक स्टूडियो में शेयर किया है माइक। माइक शेयर करने को आप कहते हैं कि आपने सही में एक स्टूडियो में खड़े होकर गाया। बिल्कुल। तो तृप्ति शाक्य है। अच्छा। जिन्होंने एक काफ़ी प्रसिद्ध भजन गाया है, कभी राम बन के कभी श्याम बन के। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सुंदर सर। 9वां सवाल है आपसे, आपने काफ़ी म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ काम किया होगा, कोई फेवरेट रहे हैं आपके पसंदीदा म्यूज़िक डायरेक्टर? तो बहुत से संगीतकारों के साथ मैंने काम किया है। मैं अगर भजनों के स्तर पर कहूँ तो देवेंद्र देव जी, जिन्होंने इसी भजन का संगीत दिया, कभी राम बन के कभी श्याम के, अपने आप में बेहतरीन कंपोज़र हैं, म्यूज़िक अरेंजर हैं। सर हमारे रैपिड फायर राउंड का अंतिम सवाल है, मतलब जैसे आपने बताया कि जगजीत साहब से तो मिलके आपको बहुत खुशी हुई, कोई है जिनसे अभी नहीं मिले लेकिन मिलने का है सपना? बिल्कुल, जो अभिनेता जिनका मैं कायल हूँ, अमिताभ बच्चन साहब, बस एक बार उनसे मिलने का सौभाग्य और मिल जाए। चलो हमारी शुभकामनाएं हैं कुमार जी आपको, आपकी ये हो, और बहुत खूबसूरत सर हमारी तरफ से ये छोटा सा तोहफा, ये मैं आप सभी की तरफ से इसे स्वीकार करता हूँ। थैंक यू वेरी मच कमल जी। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो देवियों सज्जनों, ये था हमारा आज का एपिसोड। कुमार जी, मैं चाहूँगा कि जाते जाते आप अपने सभी दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? जाते जाते मैं ये कहूँगा कि अच्छा सुनना सीखिए, कम से कम भजनों के क्षेत्र में। जैसे आप घर में अच्छा भोजन अगर ना हो तो थाली हटा देते हैं, कम से कम भजनों में जो ईश्वर का मार्ग प्रशस्त करने का काम करते हैं, भजन जो ईश्वर का मार्ग दिखाते हैं, कम से कम वहाँ तो अच्छा साहित्य और अच्छा संगीत चुनकर उन भजनों को सुना करें। वो शोर जो जीवन में केवल एक चकाचौंध की तरह आता है, और वो संगीत जो जीवन में केवल हड़बड़ाहट और परेशानी और बेचैनी पैदा करे, वो संगीत नहीं होता। उसकी तुलना मैंने कर दी है कि एक तो दाल रोटी चटनी होती है और एक चाउमीन बर्गर होता है। बिल्कुल, तो उससे पेट खराब हो जाता है। तो भजनों में वो गान सुनना सीखें जो जीवन बदल सके। भजन का अर्थ है भजो आनंद से, भजन का अर्थ है भजन भजो तो आनंद से। बिल्कुल। और जिसका अर्थ हो वो भजन है, नंबर 2। और नंबर 3, जो भजन आपका जीवन बदल सके, वास्तव में भजन वही है, वो चाहे ईश्वर की प्रशंसा में हो या आपको जीवन जीने की राह दिखाता हो। तो मैं यही 3 प्रकार के भजन गाता आया हूँ, यही गाता रहूँगा। आप इसी प्रकार के भजनों को चुनें और सुने, तभी हमारे देश का धर्म की दिशा बदलेगी। बिल्कुल सर, बहुत सुंदर सर, और बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम दिल से विद कमल। हमें बताइएगा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा। अपने अगले आने वाले एपिसोड में फिर किसी और हस्ती से आपकी मुलाकात कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।